डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इकोनॉमिक्स के क्लास में एक नया विषय, एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और वो विषय है राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी। इसको बजटरी पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से, आपके अपने व्यक्तिगत जीवन में भारतीय अर्थव्यवस्था को समझने के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका जीवन प्रत्यक्ष रूप से सरकार के द्वारा निर्धारित नीतियों से जुड़ा हुआ है और सरकार जितनी नीतियां बनाती हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण नीति उसकी राजस्व नीति होती है, फिस्कल पॉलिसी होती है, जिसके माध्यम से आपके जीवन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। आप टैक्स देंगे नहीं देंगे, आप महंगाई का सामना करेंगे नहीं करेंगे, या आपका जीवन स्तर कैसा होगा, ये सब के सब उस राजकोषीय नीति फिस्कल पॉलिसीज के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसलिए हम लोग आज के क्लास में देखेंगे कि आखिर फिस्कल पॉलिसी होता क्या है क्या कुछ, ठीक है। अगर इसको आप समझ लीजिएगा तो इस पर से कोई भी प्रश्न आएगा तो बहुत आसानी से आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं कुछ बुनियादी बातों से कि जो राज्य का अस्तित्व है, जो राज्य का अस्तित्व है का जो कारण है, तो राज्य के अस्तित्व का कारण पर अगर बात किया जाए उसमें सबसे पहला होता है सामाजिक दायित्व। और दूसरा होता है कि मेरिट वस्तु। और तीसरा होता है सेवाएं। तो इन तीन चीजों की जो आपूर्ति है वो केवल राज्य ही कर सकते हैं। अब इसका उदाहरण भी देखा जाए कि कौन कौन सा उदाहरण है। तो जैसे वृद्धावस्था, बाल्यावस्था, की देखभाल, मेरिट में अनुदान, स्वास्थ्य और शिक्षा आदि। इसी प्रकार सेवाओं में रक्षा, सड़क, या आप डायरेक्ट परिवहन कर दीजिए, सब आ जाएगा उसमें। पहले इसको समझते हैं, ठीक है। बुनियादी बात, बेसिक बात हम ये समझाना चाह रहे हैं आपको कि राजकोषीय नीति के निर्माण के पीछे जो तथ्य सबसे बड़ा उत्तरदायी है वो क्या है? राज्य का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स। तो फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स की हम बात जो करते हैं, स्टेट का अस्तित्व तो प्राचीन काल से ही रहा। जिस समय कबीलाई समाज था हमारा, या राजनीतिक संगठन कबीलाई था, वो भी एक स्टेट ही था, जिसको कबीलाई स्टेट कह सकते हैं। बाद में चल के बड़े बड़े साम्राज्यों का निर्माण हुआ, वो भी एक स्टेट ही था।
उसके बाद सामंती व्यवस्था जब आई मध्यकाल में, तो हर सामंत का अपना स्टेट था। तो स्टेट शब्द जब आया तो स्टेट शब्द के मीनिंग को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो स्टेट शब्द के परिभाषित करना या उसके सही अर्थ को बताने के लिए एक विद्वान की परिभाषा आपको हमेशा याद रखनी है। और उस विद्वान ने जो स्टेट की परिभाषा दी है वो वर्तमान समय में सभी विद्वानों के द्वारा या सभी मत के मानने वालों के द्वारा स्वीकार किया गया। वो विद्वान है प्रोफेसर गार्नर, और उन्होंने जो स्टेट की परिभाषा दी है उनके अनुसार राज्य के अधीन एक निश्चित जनसंख्या, एक निश्चित भूभाग रहती हो और जिसकी अपनी सरकार और वो संप्रभु हो, तो ऐसे समुच्चय को हम राज्य बोलेंगे। यानी प्रोफेसर गार्नर ने राज्य के लिए 4 तत्वों को अनिवार्य बना दिया। पहला तत्व जनसंख्या होना चाहिए। अगर जनसंख्या नहीं होगी तो भूभाग कितना भी बड़ा हो वो राज्य नहीं कहलाएगा। क्लियर? जनसंख्या है तो वो निश्चित जनसंख्या हो, प्लस वो जनसंख्या एक निश्चित भूभाग में रहती है। ये निश्चित का अर्थ ये हुआ कि उसका एक बाउंड्री हो। जब तक बाउंड्रीफिकेशंस नहीं होगा, सीमांकन नहीं होगा, तब तक भी उस निश्चित जनसंख्या को हम राज्य नहीं कह सकते। और तीसरा उसकी सरकार हो। अगर सरकार नहीं होगा तो अनार्की फैल जाएगा उस भूभाग में, जनता के बीच में। इसलिए सरकार होना जरूरी है। और सरकार पूरी तरीके से आज़ाद है। एक आज़ादी तो देश के अंदर उसके ऊपर कोई नहीं हो, और दूसरी आज़ादी कि कोई उस भूभाग के बाहर की शक्ति उसके नीतियों के निर्माण में हस्तक्षेप ना करता हो। तो ये बाहरी स्वतंत्रता हो। तो आंतरिक और बाहरी स्वतंत्रता जब मिल जाएगी तो हम बोलेंगे कि वो देश या वो सरकार संप्रभु है। क्लियर? तो राज्य शब्द आया है, राज्य का मतलब आप देश मान लीजिए, लेकिन देश से ज़्यादा टेक्निकल शब्द स्टेट कहलाता है, राज्य कहलाता है। तो इसीलिए मैंने राज्य की परिभाषा दे दी। आप समझने के बाद राज्य और देश को समानार्थी रूप में समझ सकते हैं। अब देखिए साहब कि हमने कहा कि ये राज्य प्राचीन काल से है, लेकिन ये राज्य की ये परिभाषा आधुनिक है, और ये आधुनिकता अपने अंदर लिए हुए, तभी तो उसके बाद फिर हर देशों का आधुनिक काल में सीमांकन हुआ। हर देशों का डिमार्केशन हुआ कि आपके इतना भूभाग है, यही भूभाग को इस नाम से देश जाना जाएगा या राज्य जाना जाएगा। इसके पहले, आधुनिक काल के पहले, माइट इज राइट वाली कहावत पर चली। राजा का घोड़ा जहाँ तक चला गया वो उसका क्षेत्र, फिर दूसरे राजा का घोड़ा उस क्षेत्र में आ गया तो फिर उसका क्षेत्र। तो ये परिपाटी अब समाप्त हो गया। अब हर राज्य के 1-1 इंच भूमि के लिए लंबे लंबे युद्ध हुए या हो रहे हैं कई। ठीक है? तो हम समझते हैं कि राज्य की परिभाषा आप समझ गए। अब दूसरे नंबर पर बात आई है कि ये जो आधुनिक काल में राज्य को इस ढंग से परिभाषित करके अस्तित्व में लाया गया, इसका एम्स क्या था, उद्देश्य क्या था, आखिर क्यों इस ढंग से राज्य को बनाया गया? तो उसी का आर्थिक दृष्टिकोण से हम यहाँ जवाब दे रहे हैं। राज्य के बनाने की बहुत सारी आवश्यकताएं थी। शांति व्यवस्था स्थापित करना, विदेशी आक्रमण से देश को बचाना, ये सब भी उद्देश्य था या कारण था। लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखेंगे, इकोनॉमिक के चश्मे पहन करके अगर इस प्रॉब्लम को देखने की कोशिश करेंगे, तो पता ये चलेगा कि 3 आवश्यकताएं ऐसी हैं जिन आवश्यकताओं को अर्थव्यवस्था में बाजार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। अगर बाजार के भरोसे हम इन 3 आवश्यकताओं को छोड़ देंगे या जनता की 3 ज़रूरतों को छोड़ देंगे, तो वो बाजार उसको पूरा नहीं करेगी। जैसे एक है सामाजिक दायित्व,
कि हर व्यक्ति को बूढ़ा होना है, हर व्यक्ति बाल्य अवस्था से गुजर करके जवान बनना है, और ये दोनों ऐसे जीवन की अवस्थाएं हैं जिसमें सामाजिक सहयोग की जरूरत पड़ती है। अगर सामाजिक सहयोग नहीं मिलेगा तो फिर मानवता समाप्त हो जाएगी, मनुष्य समाप्त हो जाएगा। बाल्यावस्था है तो अगर गार्जियन है तब तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत अवसर ऐसे भी आते हैं कि गार्जियन मर जाते हैं या वो अनाथ हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में वो बालक जो है वो तो उन्नति कर नहीं पाएगा, विकास कर नहीं पाएगा। वृद्धावस्था आएगी तो उनके बच्चे होते हैं वो देखभाल करते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि निसंतान वो बुढ़ापे तक पहुंच जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे उनकी देखभाल नहीं करते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे मर गए। तो ये तीनों परिस्थितियां किसी वृद्ध व्यक्ति के सामने उपस्थित हो सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में वो वृद्ध व्यक्ति स्वयं अपने आप को संभालने की योग्य नहीं होता है, तो उसको राज्य की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि बाजार उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करेगा। क्योंकि ये दोनों अवस्थाओं में निःशुल्क मदद करने की जरूरत है, कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो इस दायित्व की पूर्ति के लिए, जैसे वृद्धावस्था बाल्यावस्था के लिए राज्य बहुत जरूरी है। बात समझिए। फिर मेरिट वस्तु में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरिट वस्तु किसको कहते हैं। आप लोग जानते हैं मेरिट वस्तु किसको कहते हैं? थोड़ा सा बताइए, जो बहुत मूल्यवान हो। डायमंड, देखिए बोला ना, डायमंड मेरिट वस्तु की निकाल। राज्य के द्वारा अनुदान मिलता है, स्वास्थ्य शिक्षा के ऐड लिए मिलता है, कॉलेज। हाँ, आप थोड़ा सा सही समझे, आप थोड़ा सा सही बोल रहे हैं, लेकिन उसको और सजे हुए अंदाज में ढंग से समझ सकते हैं कि बहुत सारी ज़रूरतें ऐसी होती हैं कि जो समाज का साधनहीन वर्ग उसको नहीं पूर्ति कर सकता है पैसे के कारण। तो सरकार क्या करती है कि ऐसे आम आवश्यकता की वस्तुओं पर अनुदान देती है। जैसे हम लोग के देश में कुछ वर्ष पहले तक गैस पर अनुदान दिया जाता था, अभी भी है सब्सिडी। हाँ, अब कम हो गया है, लेकिन पहले एकदम आधा से अधिक अनुदान था। किरासन तेल पर जैसे सरकार ने गरीबों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, या अभी बिहार में आपका जो है वो बिजली जो आपको मिल रही है उसमें सरकार अनुदान दे रही है, जिसके वजह से आपको जो कीमत अदा कर रहे हैं वो कम करके आप दे रहे हैं पैसा, और आप ऐसा हाथ कर रहे हैं तो इसका कहने का अर्थ है कि ज़्यादा तो पैसा दे ही रहे हैं सर, बिजली सस्ती कहाँ है। तो इसका जवाब हमारे पास ये है कि जो अभी आप दे रहे हैं, अगर अनुदान ना होता तो इससे भी अधिक आपको देना पड़ता। मान लिया अभी 2000 आप बिल दे रहे हैं, अनुदान सरकार नहीं देती तो 2000-3000 बढ़ करके आता, ठीक है। अब वो एक अलग बहस का मुद्दा है, उस पर हम नहीं पढ़ना चाहते हैं, लेकिन बिजली में बिहार में आपको अभी भी अनुदान सरकार दे रही है, क्लियर। तो ये सारी अनुदानित वस्तुएं मेरिट वस्तु कहलाती है। एक लाइन में समझ गए। जो विकासशील देश होता है, जो डेवलपिंग कंट्री होता है, वहाँ ये डेवलप कंट्री बनने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपकी जनसंख्या महंगाई के मार के वजह से अगर आवश्यक वस्तुओं का प्रयोग नहीं कर पाएगी तो उसका जीवन दोभर हो जाएगा और सरकार देश का विकास नहीं कर पाएगी। इसलिए खास तौर से विकसित देशों में नहीं, जो विकासशील देश है, जो अल्प विकसित देश है, वहाँ इस तरह के अनुदानित वस्तुएं सरकार के द्वारा दी जाती है ताकि वो देश डेवलप करे। क्लियर? तो एक सेंटेंस में कि अनुदानित वस्तुएं मेरिट वस्तुएं कहलाती हैं। अब बहुत सारी सर्विसेज हैं जो बाजार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है, जैसे शिक्षा, जैसे स्वास्थ्य, जैसे यातायात, अगर जैसे रक्षा, इन सभी सेवाओं को अगर बाजार के बल पर छोड़ दीजिएगा तो देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। रक्षा को आप किसी निजी हाथों में नहीं दे सकते। शिक्षा को अभी निजी हाथों में देने का प्रयास किया जा रहा है, तो देखिए शिक्षा कितनी महंगी हो गई। आम व्यक्ति इसको प्राप्त करने में उस अच्छे शिक्षा को सक्षम नहीं हो रहा है।
यातायात में जितना लंबा संजाल रेलवे का या रोडवेज का या एयरवेज का है, अगर संपूर्ण रूप से इसको निजी हाथों में दे दिया जाए तो फिर हर जगह आपको पैसा देना पड़ेगा, जबकि आप अभी आराम से एक बार टैक्स देने के बाद हर पूरे वर्ष तक जो है आप रोड का या रेलवेज का इस्तेमाल करते हैं। रेलवे में टिकट देना पड़ता है तो एक अलग बात हो गई। रोड पे टैक्स दे रहे हैं इससे बार बार टोल के रूप में, जितना बार गया जितना देखिए बार। हर रोड पर जो पीपीपी के तरह बना है उस पर आप देते हैं। हर रोड पर गया में आप चल रहे हैं तो पैसा दे रहे हैं, या आप यहाँ से जहानाबाद जा रहे हैं तो पैसा दे रहे हैं। कितना गड्ढा है कि खुद गिर करके जख्मी हो रहे हैं। वो देखिए वो एक अलग बात हो गई, ठीक है, लेकिन वो नियमतः जो बात हो रही है वो एक क्लास में हो रही है। जो एक रूल बना कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो रोड बनेगा तो उस पर एक निश्चित अंतराल तक जो कंपनी बनाई है वो अपने लागत को वसूल करने के लिए टोल टैक्स वसूल करेगी। जब लागत वसूल कर लिया जाएगा तो फिर नहीं वसूल करेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप यहाँ के हैं, डोभी में भी टोल टैक्स बना था, अब वहाँ नहीं लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उस किलोमीटर तक का जो राशि है वो वसूल हो गई। तो आप इसको इस एंगल से देखिए तो रोड आपका यहाँ से पटना के बीच में भी बना हुआ है, तो यहाँ से पटना आप जाते हैं तो कहाँ टोल टैक्स देते हैं? नहीं देते हैं आप। बन रहा है ना सर। नहीं, जो बना हुआ है ऑलरेडी तो उस पर तो नहीं देते हैं। हाँ, कोई अगर पटना से गया रोड बनेगा जो पीपी के मेथड पर बनेगा तो उसमें आपको कुछ वर्षों के लिए देना पड़ेगा, तो वो एक अलग बात है। लेकिन सर्विस तो है, तो क्या कोई निजी व्यक्ति इतना लंबा संजाल फैला सकता था? तो ये ऐसी आवश्यकता है कि आर्थिक क्षेत्र में जिसके लिए राज्य अनिवार्य है। तो आज कोई विकास के इस शिखर पर पहुंच करके ये नहीं कह सकता है कि हम किसी राज्य में नहीं रहेंगे। व्यक्ति अगर जीवित रहना है तो उसको किसी न किसी राज्य का सदस्य जो है वो बनना पड़ेगा, क्योंकि आवश्यकताएं बहुत बढ़ गई। क्लियर? हम समझते हैं कि फॉर्मेशन काउज द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, आप समझते हैं। अब डायरेक्ट आते हैं कि ये जो है ये सारी चीजें, इसकी आपूर्ति, बिल्कुल सिंपल हम समझा रहे हैं। ये आपूर्ति पर आते हैं, इसकी आपूर्ति करेगा, ठीक है, तो आपूर्ति करेगा तो इसके लिए धन की आवश्यकता हो, ठीक है ना। तो क्या राज्य धन पैदा करेगा? तो इस धन की प्राप्ति राज्य जो करता है वो कैसे करता है? तो इस धन की प्राप्ति करता है कर के माध्यम से, टैक्स, जिसको टैक्स बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो टैक्स उसकी क्या हुई? आय हुई, ठीक है। अब जब उसके पास आय हो जाएगा तब वो क्या करेगा? इस टैक्स से आवश्यकता की पूर्ति करेगा। आवश्यकता पूर्ति करेगा, तो आवश्यकता पूर्ति करेगा तो क्या होगा? वो व्यय होगा। क्या होगा? व्यय। क्लियर? अब देखिए यहां पर समझना आपको यह है कि व्यय का निर्धारण पहले हो जाता है। व्यय का निर्धारण पहले हो जाता है। सबसे पहले सरकार निर्धारित करेगी क्या? व्यय, कि हमको क्या खर्च करना है। क्या खर्च करने का अर्थ क्या हुआ? कि हमको इस वर्ष में जो है क्या क्या करना है। अब उसके आधार पर तब जो है आय का निर्धारण किया जाता है। आय का निर्धारण किया जाता है। बात समझ में आई?
अब यहाँ पर आपको समझना ये है कि व्यय पहले सरकार ने निर्धारित किया और तब जो है कर लगाया जिससे उसकी आय हुई। तो इसमें भी तो ये भी हो सकता है ना भाई कि जो निर्धारित था आय उसका वो ना हो, कम हो। बात समझ में आ रही है? कैसे बच जाएगा? निर्धारित आय जो है कम, वो कम हो सकता है। जो टैक्स फिक्स किया गया हो सकता है कि उसकी वसूली पूरी नहीं हो। तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा? तो निर्धारित आय पूर्ण नहीं होने पर, ये तीसरा स्टेप है सर, निर्धारित आय पूर्ण ना अगर होता हो, पूर्ण ना होने पर क्या करेगी? वो पहला काम यहां से लिखते हैं, पहला काम करेगी कि ऋण लेगी। ठीक है। और दूसरा काम करेगी कि वो नोट छापेगी। तो ऋण जो लेगी वो दो स्थानों से लेगी। एक देश के अंदर से, देश के बाहर। देश के अंदर से और एक विदेश से। ठीक है। और नोट जो छापेगी वो खुद नहीं बल्कि कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और तो देख लीजिए यहां पर समझने वाली बात क्या है कि यदि जो व्यय निर्धारित किया गया अगर उसके अनुरूप आय आ गया, ठीक है, तो ये घाटे का बजट नहीं होगा, ये घाटे का बजट नहीं होगा। लेकिन अगर निर्धारित व्यय से आय कम हुआ तो सरकार क्या करेगी? ऋण लेगी। ऋण लेकर के उस घाटे की पूर्ति करेगी। फिर बाद में जो ऋण लेगी तो उसको चुकता कर देगी दूसरे बजट में। तो इस तरीके से ये ऋण इसका पार्ट हो जाएगा आय व्यय का। क्लियर? लेकिन अगर ऋण से भी पूर्ति नहीं होती, ऋण से भी पूर्ति नहीं होती, तब सरकार क्या करती है कि नोट जारी कर देती है बाजार में, रिजर्व बैंक के माध्यम से। तो ये जो तीसरा कदम है, ये वाला नोट जारी करने का, ये अगर करती है अपने घाटे को पूरा करने के लिए। घाटा का अर्थ क्या हुआ कि जो व्यय निर्धारित है उसके अनुसार आय नहीं हुआ, इसका मतलब घाटा हो गया। तो इसको अगर नोट जारी करेगी तो इसको हम लोग हीनार्थ प्रबंध बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हीनार्थ प्रबंध। हीनार्थ क्या बोलेंगे? हीनार्थ प्रबंध। तो हीनार्थ प्रबंध का जो इंग्लिश होगा वो डिफिसिट फाइनेंसिंग होगा। डिफिसिट फाइनेंसिंग। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो बातें हैं वो ये कि ये सारा जो प्रक्रिया होगा, यहाँ से फिर अब तीसरा चीज अपने दिमाग में बैठाना होगा। क्या चीज? तीसरी बात। क्या? तीसरी बात कि ये सारा जो होगा, उपर्युक्त जो सारे कार्य होंगे, कार्य हेतु वार्षिक वित्तीय विवरण बनाया जाएगा। क्या चीज? वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय फाइनेंशियल वित्तीय विवरण, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एनुअल फाइनेंशियल एनुअल फाइनेंशियल
तो नीचे लिख देते हैं। रिपोर्ट, ठीक है। ये जो एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट होता है इसी को क्या बोलते हैं? बजट। बजट। हाँ, BUDGET, बजट। कोई कंफ्यूजन नहीं। और ऊपर में आ ही गया कि वार्षिक वित्तीय विवरण है ये। तो वार्षिक वित्तीय विवरण है तो हर देश का अलग अलग वित्तीय वर्ष होता है। ये जो बजट होगा वो इसका वित्तीय वर्ष जो भारत में है वो क्या कहलाता है? 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक ये हमारे देश का एक वित्तीय वर्ष है। किसी किसी देश में 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक है, किसी किसी देश में 1 जुलाई से 31 जून तक है। तो हर देश का वित्तीय वर्ष अलग अलग होता है। हमारे देश का जो वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। कोई कंफ्यूजन नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते रहे। अब देखिए, इस जो बजट होता है एक वित्तीय वर्ष के अंदर, तो भारत में, अगर भारत में आप देखें तो भारत में चूंकि संघीय व्यवस्था है, क्या है? संघीय व्यवस्था में समझ रहे हैं ना? क्या समझ रहे हैं? दो सरकार। वेरी गुड। माने फेडरल सिस्टम है हमारे यहाँ मिश्रा जी। अगर नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा, बहुत टफ टॉपिक है। फेडरल सिस्टम है, इसका मतलब एक सरकार होएगा केंद्र का, है ना, और एक होएगा राज्य का। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि दोनों के लिए बजट हो और दोनों का बजट का संवैधानिक प्रावधान है। तो केंद्र का जो बजट का प्रावधान है वो आर्टिकल 112 में 112 नंबर के अनुच्छेद में, जिसमें बजट शब्द नहीं लिखा हुआ है बल्कि वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा हुआ है। ये भी ध्यान में रखिएगा, हमारे संविधान में बजट शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। बजट के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया? वार्षिक वित्तीय विवरण। और केंद्र सरकार के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द 112 में। और राज्यों के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण का किस अनुच्छेद में है? 202 में, 202 में। क्लियर? अब इसमें क्या है ये थोड़ा जान लीजिए। राष्ट्रपति प्रतिवर्ष लोकसभा में देश का वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करेगा या करवाएगा। मतलब वो चाहे तो खुद भी कर सकता है, लेकिन आमतौर पे व्यवहारिक पक्ष क्या है? करवाता है। कौन करता है? जनरली तौर पर वित्त मंत्री। ऐसा भी हो सकता है कि वित्त मंत्री के किसी दूसरे को अधिकृत करते हैं। कभी कभी ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री ने खुद बजट को प्रस्तुत किया है, वार्षिक वित्तीय विवरण को प्रस्तुत किया। इसी तरीके से दिवाकर जी, राज्य सरकार अनुच्छेद 202 के तहत राज्यपाल राज्य विधानसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करेगा या करवाएगा। तो यहाँ भी वही नियम लागू होगा, ये तो खुद करेगा, नहीं तो वित्त मंत्री करेगा, नहीं तो मुख्यमंत्री करेगा, नहीं तो उसके द्वारा अधिकृत कोई अन्य मंत्री करेगा। यस सर। क्लियर? अब देखिए कि ये जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है इसमें एक्चुअली में ये जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, ठीक है ना, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? राजकोषीय नीति। इसी के माध्यम से तैयार होता है राजकोषीय। अब बात समझ में आई? और इस राजकोषीय नीति में 3 चीजें काफी महत्वपूर्ण होती हैं। उसमें पहला होता है करारोपण, यानी कर का लगाया जाना, ठीक है।
और दूसरा होता है सार्वजनिक व्यय, हम खाली व्यय कर देते हैं। और तीसरा होता है ऋण। क्लियर हो गया? व्यय निर्धारित किया जाएगा, यस सर। व्यय के अनुसार कर लगाया जाएगा, कमी पड़ेगी तो ऋण लिया ऋण जाएगा, लिया जाएगा, कमी पड़ेगी तो ऋण लिया जाएगा। क्या बोले? राजकोषीय नीति में मुख्य रूप से 3 बातें होती हैं, ठीक है। पहला कर लगाया कर लगाया जाएगा, दूसरा कर वसूल किया जाएगा, वसूल किया जाएगा, और नहीं होएगा तो ऋण लिया जाएगा। ये तीनों चीजें राजकोषीय नीति के अंग हैं। यानी राजकोषीय नीति में ये तीनों बातें आती हैं। क्लियर? एक चौथी बात है जो डिस्प्यूटेड है, इसीलिए यहाँ अपना बात कर रहे हैं। अब वो है हीनार्थ प्रबंध। हीनार्थ प्रबंध। हीनार्थ प्रबंध के बारे में पहले ही कर चुके हैं। क्या है कि जब ऋण से भी पूर्ति नहीं होती है तो जो है घाटे का वित्त व्यवस्था हम लोग बोलते हैं, वास्तव में घाटा होता नहीं है। अभी हम थोड़ा देर बाद बताते हैं आपको। यहाँ पहले हीनार्थ प्रबंध में क्या होता है कि हीनार्थ प्रबंध में सरकार आदेश देती है रिजर्व बैंक को कि जितना हमको घाटा हो रहा है उतना का नोट आप छाप दीजिए। अब ये जो नोट छाप दीजिए, एक तो नोट किस लिए छापा जा रहा है, तो सरकार अपने घाटे की पूर्ति करे। तो नोट छप करके सरकार अपने घाटे की पूर्ति जो कर रही है, ये राजकोषीय नीति का भाग है। लेकिन वो नोट जब बाजार में प्रचलित हो जा रहा है तो वो राजकोषीय नीति नहीं है, वो राजस्व नीति नहीं है, बल्कि वो मौद्रिक नीति है, मॉनेटरी पॉलिसी है। तो नोट का छपना और बाजार में आना, ये राजस्व नीति और मौद्रिक नीति के बीच में खड़ा हुआ है। तो इसलिए हीनार्थ प्रबंध पूर्णतः राजकोषीय नीति का भाग नहीं है। हीनार्थ प्रबंध अंशतः राजकोषीय नीति का भाग है। क्लियर? अब देखिए, इसमें एक बात और जो हमें समझानी है वो ये कि जो बजट बनता है, जो बजट बनता है, तो आपको ये भ्रम दूर करना पड़ेगा कि जो बजट का निर्माण होगा वो निर्माण 1 वर्ष के लिए नहीं होगा, अगले वर्ष के लिए मैं बेवकूफ, 3 3 वर्ष वर्ष के लिए होगा। हाँ हाँ ठीक है? तो पहला पूर्व का वर्ष, पहले पूर्व का पिछले वर्ष, हम ये कर देंगे, आपको एक डेट दे देते हैं। वर्तमान वर्ष, पिछले वर्तमान और पिछले वर्तमान वर्ष और अगला वर्ष, अगला वर्ष। अब एक डेट देते हैं, जैसे अभी है, अभी कौन सा चल रहा है? 2023। तो वर्तमान वित्तीय वर्ष क्या कहलाएगा? 2023-24 ना? हाँ, 23 से 24। तो आप गलत ना बोल रहे हैं। 23 से 24। 2023-24 इस बजट में आप चल रहे हैं। यस तो इसके पूर्व का बजट क्या होगा? 22-23। 22-23। और इसके बाद का बजट क्या होगा? 2024-25। तो ये जो पूर्व का है ना, इसी में पूर्ण विवरण होता है, यस सर। यानी घाटा हुआ या फायदा हुआ। क्योंकि जो टैक्सेशन लगाया गया था वो उसका रिपोर्ट आ गया कि इतना वसूल हो गया, ये इतना हम ऋण लिए, ये इतना हीनार्थ प्रबंध किए। तो एक्चुअली में बजट घाटे का रहा या लाभ का रहा, ये वर्तमान वर्ष का डेटा नहीं रहता, पिछले वर्ष का रहता है। ठीक है? यस। और उसके बाद वर्तमान वर्ष का क्या होता है कि अनुमानित बजट होता है। ये अनुमान लगाते हैं कि इतना आएगा, और अगले वर्ष के लिए जो होगा वो संशोधित होगा। क्या होगा? संशोधित। तो ये तीनों, यानी हम इस वर्ष बना रहे हैं
तो अगले वर्ष के बजट का भी विवरण होगा। क्या होगा? जैसे एग्जांपल के तौर पर कि बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे होंगे जो एक वर्ष में पूरे नहीं होंगे, तो उसको अगले वर्ष के लिए भी डाला जाएगा। बहुत सारा वर्तमान बजट में यह है कि धनराशि बच जाएगी, तो वो तो रोड पर फेंक नहीं देंगे, उसको अगले वर्ष पर डाला जाएगा। तो इसलिए आगामी वर्ष का भी बजट का विवरण वर्तमान वर्ष में रहता है। ठीक है। अब देखिए, इसमें बोर्ड पर जगह नहीं, लेकिन एक चीज छूट गई, तो उसको हम यूं ही बता दे रहे हैं कि इसका पूरा विवरण, यानी बजट में आय और व्यय का पूरा विवरण है। तो आय व्यय का विवरण कहाँ रहेगा? तो इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 266 और 267 में प्रोविजन है। किसमें? 266 और 267 में, 266 और 267। तो ये तो विवरण है, पैसा तो रहेगा। आपको पूर्व में ही बता चुके हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में पैसा रहता है। जो स्टेट बैंक है, वहाँ जो ट्रेजरी है वही रहता है। ये दिल्ली में पैसा वैसा नहीं रहता है। दिल्ली एज ए डिस्ट्रिक्ट जितना पैसा कलेक्ट करता है उतना रखता है, वो एक अलग विषय है। हम यह बताना ये चाहते हैं कि जो बजट के सारे विवरण होते हैं वो 3 फंड में होते हैं। कितने फंड में? 3 फंड। 3 फंड। सरकार जो चलती है 3 फंडों के माध्यम से चलती है। एक होता है संचित निधि, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सोलिडेटेड फंड। एक क्या होता है? संचित निधि, कॉन्सोलिडेटेड फंड। हम इसको अलग से भी आपको पढ़ा चुके हैं, इसीलिए अगर बोर्ड पर ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और बाद में ऑब्जेक्टिव बनवाएंगे तो उसमें भी आएगा, तो विस्तार से उस समय भी बताएंगे। तो ये 3 चीज सुनिए। 3 होता है फंड। एक होता है संचित निधि, कॉन्सोलिडेटेड फंड। दूसरा होता है लोक निधि, पब्लिक अकाउंट। दूसरा होता है लोक निधि, पब्लिक अकाउंट। और तीसरा होता है आकस्मिक निधि, कॉन्टीजेंसी फंड। तीसरा क्या होता है? आकस्मिक निधि, कॉन्टीजेंसी फंड। तीसरा, अब तीनों फंड का बात दिमाग में गई, याद हुआ? पहला कौन सा है? इंग्लिश इसका कॉन्सोलिडेटेड फंड, ऐसे बोलिए सर, डेटेड फंड। और दूसरा क्या है? पब्लिक फंड। तीसरा क्या है? आकस्मिक निधि, कॉन्टीजेंसी फंड। हो गया। अब किस अनुच्छेद में इसका विवरण, वो थोड़ा बैठा लीजिए। तो संचित निधि, कॉन्सोलिडेटेड फंड का वर्णन अनुच्छेद 266 के खंड 1 में, क्लॉज 1 में। पब्लिक अकाउंट, लोक निधि का जो व्यवस्था है अनुच्छेद 266 के खंड 2 में। हाँ, खंड 2, ठीक है, क्लॉज 2 में। और आकस्मिक निधि का वर्णन अनुच्छेद 267 में है, 267 में। तो ये दोनों बात। अब ये क्या क्या रहता है? तो जितना भी टैक्स से राजस्व की प्राप्तियां होती है, या जितना भी गैर कर से राजस्व की प्राप्तियां, दोनों से होता है। एक होता है कि कर लगा के राजस्व प्राप्त किया, और दूसरा कि अन्य साधनों से भी राज्य की आय हुई, जैसे सेस लगा दिया, या शुल्क लगा दिया, या सरचार्ज लगा दिया, अधिभार लगा दिया। या गवर्नमेंट की भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो व्यापार करती हैं, जैसे रेल ही हो गया मान लिया जाए, तो इससे धन आया। तो ये सारी की सारी चीजें राजस्व की भाग है, लेकिन गैर कर राजस्व है। तो ये सारी आय उसमें जमा होगी, और इनका जो वितरण होगा वो इसी पर भारित होगा। ये एक अलग विषय है कि कैसे उसका वितरण होता है, वो अलग क्लास में पढ़ाएंगे। और दूसरा कि कुछ ऐसे होते हैं जो सरकार सिर्फ कस्टडियन के रूप में पैसे को रखती है, वो उसकी मालिक नहीं होती, वो पैसा उसको वापस कर देना होता है। जैसे भविष्य निधि, प्रोविडेंट फंड,
जो कर्मचारियों का पैसा कट करके जमा होता है, यह अल्प बचत योजनाएं बहुत सारी बैंक चलाती है, सरकार चलाती है, ठीक है। तो ये सारे पैसे जमा होते हैं, तो वो जो जमा होते हैं तो वो सरकार के नहीं रहते हैं, पब्लिक फंड पब्लिक का रहता है। अब मांगने पर सरकार को देना पड़ेगा। तो ऐसे जितने धन है वो सब के सब पब्लिक अकाउंट में रहते हैं, यानी अनुच्छेद 266 के खंड 2 में 2। और देश के सामने आकस्मिकता आ सकती है, इमरजेंसी आ सकती है, और यहाँ प्रोविजंस क्या है कि सरकार वही धनराशि खर्च कर सकती है जिसका बजट में प्रावधान है और जो संसद से पारित है। तो संसद से पारित होने के बाद ही कंटीजेंसी फंड कंसोलिडेटेड फंड यानी संचित निधि से राशि निकल सकता है। जमा करना हो तो आपको पार्लियामेंट में शो करना होगा, निकालना है तो पार्लियामेंट में शो करना होगा, यानी पास करवाना होगा। और मेन खजाना देश का कौन होता है? संचित निधि होता है। आकस्मिकता आ गई तो पार्लियामेंट तो चल नहीं रहा है, तो इसलिए राष्ट्रपति के हाथ में और राज्यों में राज्यपाल के हाथ में आकस्मिक निधि होती है, जो किसी भी इमरजेंसी के लिए सरकार अगर राष्ट्रपति से धन मांगेगी तो उसको परमिट कर देगा कि हाँ ले लीजिएगा। पहले ये 50 करोड़ रुपए की राशि थी, वर्तमान समय में इसकी राशि बढ़ाकर 500 करोड़ रुपया रखी। अब ये 500 करोड़ रुपया निश्चित है, तो भैया बराबर सरकार अगर निकालेगी तो खत्म ना हो जाएगा। उसमें नियम ये है कि पैसा जब सरकार निकाल लेगी तो अगला वित्तीय वर्ष आएगा तो उसको संसद में उसको उस पैसे को ला करके और संचित निधि से उतना धन आकस्मिक निधि में ट्रांसफर करा दिया जाएगा, फुलफिल करना पड़ेगा। तो इस तरीके से संचित निधि का हमेशा 500 करोड़ रुपए का राजकोष हमेशा संचित नहीं, आकस्मिक निधि। तो इस तरीके से छात्रों ये जितनी बातें मैंने आपको बताई ये सभी के सभी राजकोषीय नीति कहलाती है। एक मिनट रुकिए। अब उसके बाद इसमें इसके अंदर में बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है, इसके अंदर में बहुत सारी बातें हैं। तो हम जो आपको आज का क्लास लिए हैं उसमें सिर्फ उद्देश्य ये है कि आप ये समझ जाइए कि राजकोषीय नीति फिस्कल पॉलिसी क्या है। तो संक्षेप में ये कि जो बजट होता है वही राजकोषीय नीति है, और उसमें क्या चीज़ शामिल होती है तो कर लगाना जाना, लगाया जाना, कर की वसूली किया जाना, और उसके बाद जो है उस पर व्यय किया जाना। और अगर ये धन की कमी हो तो उसकी पूर्ति के लिए ऋण लेना, उससे भी ना बने तो नोट छाप करके देश को चलाना। तो ये सारी व्यवस्थाएं जिसमें नीति में होती है उस नीति को राजकोषीय नीति या फिस्कल पॉलिसी या बजटरी पॉलिसीज के नाम से जानते हैं। तो हम समझते हैं कि अब आपको राजकोषीय नीति शब्द तंग नहीं करेगा। तो अगले क्लास में फिर हम किसी नए विषय के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।